नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। पिछले 2 हफ्तों में मध्य पूर्व में बहुत कुछ हुआ है। एक नई शांति योजना की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर गोलियां अब भी चल रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये शांति की कोई सच्ची पहल है या फिर इतिहास का एक और नाकाम अध्याय। आज हम इन्हीं उलझी हुई कड़ियों को जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए जिस तरह की जानकारी चाहिए वो हमें आज के हमारे प्रायोजक प्रोवेव एआई से मिलती है। हाँ, आज की ये सारी गहन पड़ताल स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार की गई है, जो एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। हाँ, और स्टाइलो न्यूज के बारे में एक बात जानना जरूरी है। ये कोई आम न्यूज ऐप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का वो संस्करण है जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर को सरकार, सेना और बड़ी कंपनियां वैश्विक घटनाओं पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सही बात है। यानी श्रोताओं को वही ताकतवर टूल मिल रहा है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद करता है। बिल्कुल। स्टाइलो न्यूज 250 से ज्यादा स्रोतों और 20 से ज्यादा भाषाओं से जानकारी इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करता है। ठीक वैसे ही जैसे आज हम इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बड़ी बैठक हुई। जी। इस बैठक से एक 20 सूत्री शांति योजना निकल कर आई। इसमें गाजा में युद्ध विराम और हमास के निरस्त्रीकरण के लिए 2 महीने की समय सीमा जैसी बड़ी बातें थीं। और इस योजना को सिर्फ इन 2 नेताओं का ही समर्थन नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इसका समर्थन किया है। अच्छा। इससे इसे एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल जाती है। और अभी हाल ही में जनवरी 2026 में इस योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। दूसरे चरण में क्या खास है? इसमें 2 बहुत बड़ी बातें हैं। पहली, गाजा में शासन चलाने के लिए एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। टेक्नोक्रेटिक कमेटी मतलब, इसका मतलब है कि शासन नेता नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स चलाएंगे। बिल्कुल। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ताकि राजनीति से हटकर पुनर्निर्माण और आम लोगों की जरूरतों पर ध्यान दिया जा सके। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बात है एक अंतर्राष्ट्रीय शांति परिषद यानी बोर्ड ऑफ पीस का गठन। और यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। 1 मिनट, तो इस परिषद की अध्यक्षता खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं? जी हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वो इसे निजी तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो इस प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और इसमें सिर्फ वो ही नहीं है। और कौन है? संयुक्त राष्ट्र के पूर्व दूत निकोलाई मलादिनोव को इसका कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। साथ ही पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी। हाँ, और अमेरिकी मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टीम है। ठीक है, तो कागज पर तो ये सब बहुत प्रभावशाली लग रहा है। एक शांति योजना, एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी और बड़े बड़े नामों वाली एक शांति परिषद। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या गोलियां चलनी बंद हुई हैं? दुर्भाग्य से नहीं। यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम लागू तो हो गया था, लेकिन इसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। जैसे? मिसाल के तौर पर अभी 8 और 9 जनवरी को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। 13 मौतें, और ये सिर्फ एक घटना है। अक्टूबर से अब तक का कुल आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़े बताते हैं कि युद्ध विराम के बाद से अब तक 450 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 450? जी। ये साफ दिखाता है कि कागज पर हुए समझौते और जमीन पर शांति बनाए रखने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। मतलब अविश्वास बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा। कोई भी छोटी सी घटना फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा भड़का सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई योजना और जमीनी हकीकत की बात। लेकिन कोई भी योजना उतनी ही अच्छी होती है जितने उसे चलाने वाले लोग। तो असल में यहाँ कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी हैं और उनका असली मकसद क्या है? शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप खुद को एक शांति दूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो एक तरफ गाजा के लिए नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास के निरस्त्रीकरण पर बहुत सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उनकी रणनीति, कूटनीति और ताकत दोनों का एक मिला जुला रूप है। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का क्या?
वो तो शांति योजना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक नए जमीनी हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है? बिल्कुल, यही इस संघर्ष की सबसे बड़ी पहेली है। याहू का फोकस अपनी घरेलू राजनीति और सुरक्षा पर है। तो फिर योजना का समर्थन क्यों? असल में योजना का समर्थन करना एक रणनीति हो सकती है, ताकि हमले की तैयारी के लिए और समय मिल सके, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाया जा सके कि उन्होंने शांति का मौका दिया था। उनकी पहली प्राथमिकता हमास का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण है। और तीसरा और सबसे अहम खिलाड़ी हमास, उनका क्या कहना है? हमास का नेतृत्व एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। वे इस नई टेक्नोक्रेटिक कमेटी को शासन सौंपने के लिए राजी हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन यहीं पर तो असली पैच है ना, कि वो सत्ता तो छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हथियार नहीं। ऐसा क्यों? उनका तर्क है कि हथियार फिलिस्तीनी लोगों का एक राष्ट्रीय अधिकार हैं और वे इन्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बन जाता। के सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवार की मौत की भी पुष्टि हुई है और उनकी जगह इज़्ज़ुद्दीन हद्दाद ने ली है। तो नेतृत्व में भी एक नया दौर शुरू हो गया। जी। तो हमारे पास 3 मुख्य खिलाड़ी हैं जिनके लक्ष्य एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। और मुझे लगता है कि यही टकराव हमें अलग अलग न्यूज़ स्रोतों में भी दिखता होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर आप मिस्र के अल दस्तूर जैसे स्रोत देखें तो वह इस बैठक को शांति की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक और आशाजनक कदम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस कूटनीति पर है। हाँ, कूटनीतिक सफलता पर। लेकिन फिर लिवर रॉकवेल जैसे वैकल्पिक मीडिया स्रोत हैं जो इसे एक सोची समझी साजिश की तरह देखते हैं। सही। वो चेतावनी देते हैं कि ये सब एक दूसरे नकबा यानी बड़े पैमाने पर विस्थापन की तैयारी है। वे हर आधिकारिक बयान पर शक करते हैं। और इन दोनों के बीच में भी कुछ होगा। हाँ, गेटस्टोन इंस्टीट्यूट जैसे थिंक टैंक हैं जो ट्रंप की शांति योजना को ही अप्रभावी मानते हैं। उनका तर्क है कि हमास इस युद्ध विराम का इस्तेमाल सिर्फ खुद को फिर से संगठित और मजबूत करने के लिए कर रहा है। तो आप देख सकती हैं कि एक ही घटना की कितनी अलग-अलग व्याख्याएं हैं। इन सभी राजनीतिक दांव पेंच और अलग अलग व्याख्याओं का गाजा में आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत विनाशकारी है। अक्टूबर 2023 से जब ये संघर्ष शुरू हुआ तब से 70,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 70,000? जी, पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। लाखों लोग विस्थापित हैं और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और अब तो वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी, और ये स्थिति को और भी बदतर बना रही है। हजारों परिवार नायलॉन के बने तंबुओं में रह रहे हैं जो इस ठंड से बचाने में लगभग नाकाम हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जहां एक तंबू में आग लगने से एक दादी और उनके पोते की जलकर मौत हो गई। ये वो मानवीय कीमत है जो संघर्ष में चुकाई जा रही है। ये सुनना भी मुश्किल है। और क्या बाहरी दुनिया को ये सब दिख रहा है? क्या पत्रकारों और सहायता एजेंसियों को वहां जाने की इजाजत है? यहाँ भी एक बड़ी समस्या है। इजराइल ने पत्रकारों की स्वतंत्र आवाजाही पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो निष्पक्ष तस्वीर बाहर नहीं आ पाती। बहुत मुश्किल है। और मानवीय सहायता पहुंच तो रही है, लेकिन वो जरूरतों के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये तो हुए स्थानीय प्रभाव। अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल में नेतन्याहू के नेतृत्व में एक बहुत ही सख्त सुरक्षावादी रुख बना हुआ है और वहां जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं, जिसका असर उनकी नीतियों पर साफ दिख रहा है। और फिलिस्तीनी नेतृत्व? वो खुद बुरी तरह से बटा हुआ है। गाजा में हमास का नियंत्रण है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का। ये बंटवारा किसी भी एक मजबूत फिलिस्तीनी पक्ष को उभरने से रोकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की क्या भूमिका है? वो इस शांति प्रक्रिया को चला तो रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें बाकी देशों का साथ मिल रहा है? देखिए, यही एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय बल बनाना चाहता है जो गाजा में सुरक्षा संभाले, लेकिन कोई अपने सैनिक नहीं भेजना चाहता। हाँ, ज्यादातर देश हिचक रहे हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि जब तक हमास के पास हथियार हैं, तब तक अपने सैनिकों को वहां भेजना बहुत जोखिम भरा होगा। तो क्या किसी भी देश ने हामी नहीं भरी है? कुछ देशों ने इच्छा जताई है, जैसे स्पेन ने शांति सैनिक भेजने की पेशकश की है। इस बीच मिस्र, कतर और तुर्की जैसे क्षेत्रीय देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे पर्दे के पीछे लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से टूट न जाए। मैंने पाकिस्तान की भूमिका के बारे में भी कुछ सुना है। वो काफी अनोखी बताई जा रही है। हाँ,
पाकिस्तान ने एक बहुत ही अलग रणनीति अपनाई है। क्या किया है उन्होंने? गाजा में सीधे तौर पर सेना भेजने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए उन्होंने हमास के कुछ नेताओं की मेजबानी की है। ये एक ऐसा कदम है जो अमेरिका के साथ उनके पहले से ही जटिल संबंधों को और भी उलझा सकता है। ठीक है, तो हमने योजना, खिलाड़ी और जमीन पर उसके असर को समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? ये स्थिति किस ओर जा रही है? श्रोताओं को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जिस पर नजर रखनी है वो है हमास के निरस्त्रीकरण के लिए दी गई 2 महीने की समय सीमा। क्या हमास हथियार डालेगा या इजराइल कोई कार्रवाई करेगा? इस सवाल का जवाब ही भविष्य की दिशा तय करेगा। और उस शांति परिषद का क्या, जिसके बारे में हमने बात की थी? बिल्कुल, दूसरी देखने वाली बात ये होगी कि ये शांति परिषद औपचारिक रूप से कब स्थापित होती है और क्या ये जमीन पर वाकई कोई बदलाव ला पाती है। मतलब क्या उनके पास असली अधिकार होंगे? हाँ, या वो सिर्फ नाम के लिए हैं। तीसरा बिंदु शायद वो अंतर्राष्ट्रीय बल होगा। जी, क्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती हो पाती है या नहीं, ये एक बड़ा अगर है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये गाजा में सुरक्षा की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो चौथी और सबसे खतरनाक संभावना सामने आती है, इजराइल द्वारा एक नया और बड़ा जमीनी हमला। अगर हमास निरस्त नहीं होता है तो ये एक बहुत ही वास्तविक खतरा बना हुआ है। तो अंत में क्या ये योजना स्थायी शांति की ओर ले जाएगी या ये सिर्फ एक और झूठी उम्मीद है? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। देखिए, ये स्थिति संघर्ष के समाधान में एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकती है। इसकी सफलता कई चीजों पर निर्भर करेगी। क्या सभी अंतर्राष्ट्रीय पक्ष मिलकर काम कर पाएंगे? क्या निरस्तीकरण जैसी मुश्किल चुनौती से पार पाया जा सकेगा? और सबसे जरूरी, क्या योजना बनाने वाले जमीनी हकीकत को ध्यान में रखेंगे? तो हमें इंतजार करना होगा। हाँ, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये योजना इतिहास की किताबों में स्थायी शांति की शुरुआत के रूप में दर्ज होती है या क्षेत्र के एक और अस्थिर अध्याय के रूप में। आज हमने जिन जटिल घटनाक्रमों और उनके कई पहलुओं पर चर्चा की, उन्हें समझना आसान नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर स्टाइलो न्यूज जैसे उपकरणों की शक्ति सामने आती है। इन सभी अलग अलग स्रोतों, दृष्टिकोणों और पर्दे के पीछे की कहानियों को समझना ही स्टाइलो न्यूज का काम है। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। आप इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, ताकि आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से वही जानकारी मिले जो आपके लिए मायने रखती है, एक व्यक्तिगत खुफिया रिपोर्ट की तरह। तो अगर दुनिया की इन उलझी हुई घटनाओं पर अपनी पकड़ बनानी है तो हम सबसे www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करने का आग्रह करते हैं। AI संचालित ऑन डिमांड समाचार आपकी उंगलियों पर। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहती हैं कि हम भविष्य में किसी और विषय पर इतनी ही गहराई से पड़ताल करें तो हमें अपने सुझाव जरूर भेजें और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें।